अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गेम सेट मैच। मैं हूं आपका मेज़बान अदील अज़हर और रोज़ाना की तरह आपके लिए बहुत सारी खबरें लेकर आए हैं। क्रिकेट पे फोकस रहेगा, कुछ बात होगी ऑस्ट्रेलियन ओपन के हवाले से। हॉकी वर्ल्ड कप भी जारी है जिसमें आज एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, बोलें तो क्या, थोड़ी देर में आपको हम सब बताते हैं। सो वेलकम टू दिस फन जर्नी दैट वी आर गोइंग टू हैव फॉर द नेक्स्ट 40 और 45 और सो मिनट। चलें जी, अपने प्रोग्राम का हमेशा की तरह आगाज करते हैं हम व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स के साथ। सो हियर वी गो। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है PSL 8 का जिक्र बढ़ता जा रहा है। वैसे कुछ लोग कुछ परेशान हैं, काफ़ी टाइम हो गया PSL 8 का शेड्यूल अभी तक सामने नहीं आ रहा है, लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ दैट PSL 8 का शेड्यूल कल रिलीज़ हो रहा है। कुछ तफसीलात समा एक्सक्लूसिवली सामने लेकर आया है। अच्छा जी, सिलसिला ये है कि इस इवेंट में कुल मिला के 30 मैचेस खेले जाएंगे। PSL 8 का आगाज़ 13 फरवरी को होने वाला है मुल्तान से। पहले सुनने में आ रहा था कि 8 फरवरी को होगा और ये भी कंफ्यूजन था कि ओपनिंग मैच कराची में होगा या मुल्तान में, बट नाउ इट इज़ डन। मुल्तान, व्हाट अ ऑनर दिस इज़ फॉर द सिटी, अमेजिंग, आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। इब्तदाई तौर पर 4 डबल हेडर्स खेले जाएंगे 13 फरवरी से 25 फरवरी तक मुल्तान और कराची 5-5 इनके होम मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप मरहले में सबसे ज़्यादा मैचेस जिस शहर को मिले हैं वो है रावलपिंडी, जो कि 11 मैचेस की मेज़बानी करने वाला है। PSL 8 का पहला मैच 13 फरवरी को लाहौर कलंदर्स, द डिफेंडिंग चैंपियन, और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला जाएगा। कराची के वेन्यू पर जो पहला मैच होगा वो कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान शेड्यूल है। इवेंट का फाइनल 19 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। एक्साइटमेंट इंक्रीजिंग। चलें जी, बात करते हैं अंडर 19 विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। एंड एज वी स्पीक राइट नाउ, पाकिस्तान की जो लड़कियों की अंडर 19 टीम है उनका मुकाबला जिम्बाब्वे के साथ हो रहा है। याद रहे जी, पाकिस्तान ने अब तक जो 2 मैचेस खेले हैं उस पर रवांडा के खिलाफ हमने कामयाबी हासिल की, तहम इंग्लैंड के खिलाफ हमें नाकामी का सामना करना पड़ा था। अगले राउंड में पहुंचने के लिए पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। जिम्बाब्वे की अंडर 19 विमेन टीम ने 6.3 ओवर्स होने पर जो लेटेस्ट सिचुएशन है 31 रन बनाए हैं और उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ है। ऑलराइट जी, सऊदी अरेबिया की बात करते हैं। सऊदी अरेबिया आलमी खेलों का एक नया मरकज़ बनता जा रहा है। रियाद में होने वाले नुमाइशी मैच में आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी एक दूसरे के आमने सामने होंगे। हम काफ़ी अरसे से इस मैच का, पिछले तकरीबन इस हफ्ते हम पूरा इस मैच का जिक्र करते रहे हैं। फ्रांसीसी क्लब पेरिस सैंट-जर्मैन, पेरिस सेंट जर्मैन और सऊदी ऑल स्टार 11 के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे रियाद में शुरू होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की क़यादत में ये सऊदी ऑल स्टार 11 में अल नसर और अल हिलाल, जो कि सऊदी अरब के 2 सबसे मकबूल क्लब हैं, उसके खिलाड़ी शामिल होंगे। ये नुमाइशी मैच रियाद में किंग फहद फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच की तमाम टिकटें फ़रोख्त हो चुकी हैं और सबसे महंगा टिकट 1 करोड़ सऊदी रियाल में फ़रोख्त हुआ है। वुड यू इमेजिन? ओह माय गॉड। अच्छा जी, गोल्डन टिकट होल्डर दोनों टीमों के ड्रेसिंग रूम में जा सकता है, जबकि फातेह टीम के साथ वो जश्न में भी शामिल होगा। 1 करोड़ सऊदी रियाल। अब आप तो ज़रा कन्वर्ट कर लें हमारी करेंसी में, तो हर वक्त चेंज होता रहता है इसलिए ज़रा मुश्किल है, बट 60 करोड़ के आसपास की हम बात कर रहे हैं। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन के हवाले से बात करते हैं। साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न में जारी है, जिसमें वर्ल्ड नंबर 3 स्टेफानोस सित्सिपास ने ऑस्ट्रेलियन हरीफ को स्ट्रेट सेट में हरा दिया। इसके अलावा आलमी नंबर 7 डेनियल मेडवेडेव ने ऑस्ट्रेलिया के जॉन मिलमन को आउट क्लास किया। आप जानते हैं मेडवेडेव का वैसे ताल्लुक रूस से है, लेकिन रूस पर जो पाबंदियां लगी हुई हैं इसकी वजह से वो रूस के फ्लैग में के अंडर नहीं खेल सकते, तो वो एक इंडिपेंडेंट प्लेयर की हैसियत से मेडवेडेव इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा विमेन सिंगल में साबिक चैम्पियन विक्टोरिया एज़ारेंका कामयाब हुई हैं और कोको गॉफ ने, जो अमेरिकन टीनेज सेंसेशन कोको गॉफ ने एमिल राडिकानो को शिकस्त दी है। और बड़ा दिलचस्प मैच इन दोनों के दरमियान। ये 2 टीनेजर्स हैं जिनको फ्यूचर ऑफ विमेन टेनिस कहा जाता है। तमाम ऑस्ट्रेलियन ओपन में कोको गॉफ जो कि मैच जीतने में कामयाब हुई। जाते जाते ज़रा हॉकी वर्ल्ड कप की भी आपको अपडेट देते चलें।
उड़ीसा इंडिया में हॉकी वर्ल्ड कप जारी है और जिक्र करना आज इसलिए ज़रूरी है बिकॉज एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। नेदरलैंड्स का मुकाबला था चिली के साथ, अब से थोड़ी देर पहले ये मैच ख़त्म हुआ है और नेदरलैंड्स ने चिली को 14-0 से शिकस्त दी है। ये हॉकी वर्ल्ड कप में अब तक की सबसे बड़ी फतह है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 2010 में 12-0 से शिकस्त दी थी। नेदरलैंड्स स्कोर 2 मोर गोल्स और यहाँ पे रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया। दे हैव ऑलमोस्ट बुक देयर प्लेस। अगले राउंड के लिए नेदरलैंड्स ने ऑलमोस्ट किया, बल्कि 3 मैचेस खेले, तीनों जीतने में वो कामयाब हुए। इस टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है। दूसरी जानिब एक मिनी अपसेट हुआ है। मलेशिया की टीम ने न्यूजीलैंड को आज दोपहर में होने वाले पहले मैच में 2 के मुकाबले में 3 गोलों से शिकस्त दी है। आज शाम के जो मैचेस भुवनेश्वर में होने वाले हैं उसमें स्पेन का मुकाबला होगा इंग्लैंड के साथ और मेज़बान भारत जो कि 1 मैच जीता 1 ड्रॉ किया है, उनका एक निस्बतन आसान मैच है वेल्स के साथ। चलें जी, तो ये था व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स का सिलसिला और हमारे मेहमान थोड़ी देर में हमें अभी बस ज्वाइन कर रहे होंगे। जैसे ही होते हैं तो उनको हम ऑन एयर भी लेते हैं। स्पेशल गेस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं बाय द वे। लेकिन अभी जिम्बाब्वे की अंडर-19 विमेन टीम ने अपनी दूसरी विकेट का नुकसान उठाया है और 32 उनका स्कोर हो गया है। अरीशा नूर ने ये विकेट हासिल की है और रन आउट हुई हैं। इनफैक्ट वर्दा यूसुफ, आई एम सॉरी टू से, वर्दा यूसुफ ने जो है ये रन आउट किया। अरीशा वॉज द बॉलर बाय द वे। 32 रन हो चुके हैं जिम्बाब्वे के। थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि पाकिस्तान की विमेन टीम को अगले राउंड में पहुंचने के लिए इस मैच को जीतना पड़ेगा। अगर हम हार भी जाते हैं तो फिर नेट रन रेट पे गेम आएगी, बिकॉज ये बात याद रहे कि जिम्बाब्वे की विमेन टीम जो है दे हैड एन अपसेट डिफीट अगेंस्ट रवांडा। तो ये हो गई बात। इसके अलावा कल इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान भी एक बहुत ही एक्साइटिंग ओडीआई मैच खेला गया। ज़्यादातर लोग जो थे, हमारे जैसे जो न्यूट्रल्स थे, उन्होंने तो ये मैच उस वक्त देखना बंद कर दिया था जब न्यूजीलैंड के एक बड़ा टोटल चेस करते थे। दे वर चेसिंग 350 रन। हम कल शुभमन गिल की बात कर रहे थे कि जिन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की थी। जब न्यूजीलैंड के 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे तो उस वक्त लग यही रहा था कि ये मैच ख़त्म हो गया है और मैंने भी ऑनेस्टली स्पीकिंग इस मैच को फॉलो करना बंद कर दिया था। लेकिन फिर पॉपअप्स होने शुरू हुए मोबाइल फ़ोन पे और जब वो मैच निकाला तो पता चला जी ब्रेसवेल तो किसी और मूड में थे और डुग ब्रेसवेल ने गालबन अपने करियर की सबसे शानदार इनिंग खेली। वेल, न्यूजीलैंड स्टिल फेल शॉर्ट बाय 12 रन। 12 रन से उनको इस मैच में शिकस्त हुई। लेकिन जी कमाल पार्टनरशिप 162 रन की रही बिटवीन मिच सेंटनर। उनकी बैटिंग, ही इज़ अ जेन्युइन ऑलराउंडर, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके अलावा मिच सेंटनर जो हैं वो उनकी पार्टनरशिप विद डुग ब्रेसवेल, उसने इंडिया के ख़िलाफ़ न्यूजीलैंड को करीब लेकर आया, बट दे जस्ट कुड नॉट क्रॉस द लाइन। आखिर में ब्रेसवेल जो हैं वो LBW हुए जिस वक्त दे केम सो क्लोज। सो हार्ट ब्रेक फॉर न्यूजीलैंड देयर, बट व्हाट ए गेम। और ये मेरे ख्याल से एक इंडिकेशन है पाकिस्तान के लिए भी, तमाम टीमों के लिए भी, कि व्हाट टू एक्सपेक्ट इन दिस ईयर इन इंडिया। बिकॉज याद रहे 50 ओवर का वर्ल्ड कप होने वाला है, भारत में ये वर्ल्ड कप होगा। भारत में जिस तरह की विकेटें होंगी, सवाल यही पैदा होता है कि क्या हम इन विकेटों में खेलने के लिए तैयार हैं, क्या हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि 350 पौने 400 रन स्कोर कर सकें। बिकॉज इंडिया में आप अगर 350 पौने 400 रन भी स्कोर कर लें तो आप सेफ नहीं होते। दूसरी जानिब से इतनी बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक्स होते हैं कि दूसरी जानिब से भी टीम आपको चेस करती हुई आ रही होती है, जैसे कि कल हमने न्यूजीलैंड देखा। याद रहे न्यूजीलैंड की इस टीम में ना सऊदी मौजूद थे, ना केन विलियमसन मौजूद थे। सो उनकी ये फुल स्ट्रेंथ साइड नहीं थी, उसके बावजूद दे पुट अप सच अ ग्रेट फाइट। ऑलराइट, सो ये डिस्कशन जो चल रहा है इससे बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, ऐप बिल्कुल इसके मुताबिकत रखते हुए आज हमारे मेहमान भी हैं और अभी हाल ही में सुबुकदोश हुए हैं इंटरिम चीफ सेलेक्टर की पोजीशन से भी, और पिछले 1 महीना तो मुकम्मल तौर से क्रिकेट की खबरों में छाए हुए थे। जी हाँ, समझ गए होंगे आपके, हमारे, हम सबके लाला शाहिद खान आफरीदी आज हमारे साथ मौजूद है। लाला अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए लाला, आप कैसे हैं? खैरियत? बड़ा मसरूफियत का टाइम रहा आपका पिछला 1 महीना। लग रहा है आज अकेले बैठे हुए, सवेरा नहीं है साथ में। सवेरा जो हैं वो छुट्टियां मना रही हैं, पता नहीं है, मैं उनकी आज इंस्टा स्टोरी देख रहा था, कहीं बीच पे बैठी हुई थी, कहीं घूम फिर रही हैं। जी हम यहाँ बैठे हुए मजदूरी कर रहे हैं लाला। गुड टू सी यू।
सेम ईयर लाला, तो बड़ा मसरूफियत का टाइम रहा। पहले तो आप मुबारकबाद भी कबूल कीजिए, माशाल्लाह आपकी साहबजादी की निकाह भी हुआ इस दौरान वाइल आप ये इम्पोर्टेंट पोजीशंस निपटा रहे थे, सो उसके लिए भी मुबारकबाद आपके लिए बहुत बहुत। और आपने बड़ी कामयाबी के, बल्कि मैं कहूँगा लाला बड़े न्यूज़ में रहे आप। मुझे पहले तो ये बताया ना, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, ये चीफ सेलेक्टर, इंटरिम चीफ सेलेक्टर बनने का, ज़रा इस पर कुछ रोशनी डालें, बाकी बातें हम तफसील में करेंगे अभी आके। आदिल, मजा आया। मजा इसलिए आया क्योंकि काम बहुत सारे थे, जिस तरह आपने बेटी की मुबारकबाद भी दी, वो भी चीजें चल रही थी, मेहमान आगे पीछे, फिर एंड देन इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक साथ, तो काम बहुत सारी चीजें थी, फाउंडेशन भी चल रही थी। कल ही वापस आया हूँ, सिंध गया हुआ था, तो कंटिन्यू शेड्यूल जो मेरा कैलेंडर था वो काफी बिजी था। लेकिन यह है कि जो लोग काम करना चाहते हैं, जो काम मतलब पसंद करते हैं, काम करते हुए अपने आप को देखना चाहते हैं, तो फिर वो चीजें आती रहती हैं, चैलेंजेस आते रहते हैं, लेकिन मजा आता है चैलेंजेस को फेस करना। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस हर चीज का बड़ा जबरदस्त चला। जहां तक पीसीबी की तरफ से पहला एक ऐसी जिम्मेदारी अगेंस्ट न्यूजीलैंड मिली, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी टीम के साथ, क्योंकि अब्दुल रजाक भी मेरे साथ था, हारून भाई भी थे मेरे साथ, एंड देन राव इफ्तिखार भी थे, तो ओवरऑल अच्छा रहा, जबरदस्त। तो लाला, ये बात वैसे दुरुस्त है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको अप्रोच किया था कि कंटिन्यू करें, कैरी ऑन करें, फिलहाल जारी रखिए इन पोजीशंस को? वो चाह रहे थे, बता तो नहीं रहे थे, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट ऐसे बात तो नहीं हुई थी, लेकिन जो लोग थे इन्वॉल्व थे, वो यही चाह रहे थे कि मैं उनके साथ चलूं। लेकिन दिल मैंने ये पोस्ट ली भी इसलिए थी क्योंकि एक ही ट्रिप था हमारा न्यूजीलैंड का, और उसके बाद जो था वो क्योंकि मसरूफियत बहुत ज्यादा थी, और मैंने हमेशा, आपको भी पता है इस बात का कि हमेशा मुझे पसंद है काम करना, नीचे लेवल पे काम करना, वो अच्छा लगता है। तो उनको मैंने बता भी दिया, उन्होंने जब मुझसे पूछा था कि आप खुद क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो मैंने कहा नीचे 19 के लिए अगर कुछ आप समझते हैं कि कोई किसी काम को अंडर 19 के प्लेयर्स को लेके आना, उन डेवलपमेंट एंड देन स्किल्स डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें थी, अंडर 19 के टूर्स वगैरह, तो मैंने कहा उसके लिए अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत लगे तो आई एम अवेलेबल। और लाला, वो जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन की कमेटी का जो आपको हिस्सा बनाया गया था, अभी आप उसका हिस्सा हैं या उसको भी आपने शुक्रिया कह के आप उससे भी निकल गए फिलहाल? नहीं, वो तो मैंने पहली दिन ही नजम सेठी साहब से जब मेरी बात हुई थी तो उनको बता दिया था, और अभी कुछ दिन पहले शकील शेख साहब ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा कि मेरी मसरूफियत बहुत ज्यादा है और आप लोगों की टाइम है और इतने सारे लोग हैं बोर्ड के अंदर, तो आई मीन के वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाऊंगा मीटिंग्स वगैरह के लिए, तो ये मैं उनसे वो इसके लिए माजरत की है मैंने। बट वैसे आपके जाने के बाद से लाला, इनको अभी तक कोई चीफ सेलेक्टर मिल नहीं पा रहा है। काफ़ी सारे लोगों के नाम, बल्कि हर दिन एक नया नाम सामने आ रहा होता है। एक ऑनेस्ट, क्योंकि आप ऑनेस्ट बात करते हैं, हमें अंदाज़ा है इस बात का, लेकिन एक ऑनेस्ट फैक्ट है कि बहुत सारे लोग मुल्क के सियासी हालात और उसका जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो एक ताल्लुक़ होता है, और जहाँ अनसर्टनिटी सियासत में है, वहाँ क्रिकेट बोर्ड के फ्यूचर के हवाले से भी अनसर्टनिटी है। दुनिया के चंद बड़े नाम भी हमने सुने कोचिंग के लिए अप्रोच किए गए, जिन्होंने एक्सक्यूज़ कर लिया, मना कर दिया, बड़े बड़े बॉन्ड्स मांग रहे थे इतने साल के। और यही चीज़ इंटरनली भी हमें पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा लग रहा है कि चीफ सेलेक्टर के मामले में क्रिकेट बोर्ड को फेस हो रही है एक अनसर्टनिटी वाला एक एलिमेंट तो है लाला, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई शक नहीं होना चाहिए। देखें आदिल, कुछ डिसीजंस देखें, ये क्रिकेट की बात है क्योंकि हमारे मुल्क की इज्जत है, हमारे जितने भी स्टार्स हैं, पाकिस्तान क्रिकेट पहचान है पाकिस्तान की। मेरे ख्याल में कभी कभार कुछ डिसीजन जो है उसमें सियासत को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, वो डिसीजन लेने चाहिए। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि अगर बॉब वुल्मर जैसे कोचेस होते तो मैं कह देता, या डीन जोन्स अगर होते, एक आधा दो और होंगे, तो अगर उस लेवल के कोचेस आते पाकिस्तान को कोचिंग करते तो समझ आती बात। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई कोचेस नहीं है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। और मेरे ख्याल में उन कोचेस को यूज करना चाहिए। कोचिंग को मैं, आपको पता है कि पहले भी नेशनल टीम के लिए इतना मैं इंपॉर्टेंट कोचिंग को नहीं समझता। असल जो चीज है वो आपको कुछ ऐसे लोग चाहिए प्लेयर्स के इर्द गिर्द जो उनको मोटिवेट करे, क्योंकि कोचिंग नेशनल लेवल पे कोचिंग नहीं है, नेशनल लेवल पे परफॉर्मेंसेस है। कोचिंग पाकिस्तान ए अंडर 19 इन लेवल पे कोचिंग की जरूरत है। नेशनल टीम में सिर्फ परफॉर्मेंसेस करनी है प्लेयर्स ने, उनसे परफॉर्मेंसेस कैसे करानी है, उनको कैसे मोटिवेट करना है, प्रेशर हेड सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, बड़ी टीम किस तरह बननी है, ये वो सारी चीजें जिस पे मेरा बिलीव है।
लेकिन कुछ खिलाड़ी कतरा तो रहे हैं इस वक्त पीसीबी के साथ काम करने के लिए। आपके भी बड़े कुछ दोस्तों को सुनने में आया, अप्रोच किया गया है, बीच में शोएब अख्तर का नाम भी सामने आया और पता नहीं कहीं से कामरान अकमल का भी उड़ता हुआ नाम तो मुझे लग रहा है कि शायद कुछ उनके दोस्त यारों ने फैला दिया होगा। राशिद लतीफ़ का नाम भी अब सामने आ रहा है, काफ़ी सारे नाम सामने आ रहे हैं। एक कन्फ्यूजन की सूरत हाल तो है। देखिए है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अदील, बात यह है कि हमारी हुकूमतों का भी पता नहीं चलता ना कि हम जा किस तरफ रहे हैं, हमारी डायरेक्शन क्या है। तो सिर्फ क्रिकेट बोर्ड नहीं, हमें ऊपर वाले लेवल पे भी जहां हुकूमतें चल रही हैं वहां पे भी डिसीजन लेने हैं। हमें सख्त, चाहे वो डिसीजन जैसे भी हो, वो डिसीजन ले लेने चाहिए ताकि हमारा मुल्क चले, आगे की तरफ चले। अगर हम 1960 या 70 की बातें करें तो पाकिस्तान उस वक्त ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क था। तो आई मीन कि हमें सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे। हमें ये नहीं सोचना कि वो नाराज हो जाएगा या वो नाराज हो जाएगा या उसको मैंने कैसे खुश करना है। अगर आप इन चीजों में लगे रहे तो फिर तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे। जो इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारियां हैं उनको ये डिसीजन लेने पड़ेंगे मुल्क के लिए। सिर्फ हम तो क्रिकेट की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मुल्क की अगर बात करें तो हमें सख्त डिसीजन लेने की जरूरत है। एब्सोल्युटली यार, ये तो इनडिसिशन सबसे बड़ी एक खामी होती है। बहरहाल अल्लाह ताला सबको समझ दे और रास्ता दिखाए। लाला, अब ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ के हवाले से। सीरीज़ हम हार गए, क्लोज सीरीज़ थी, जीत भी सकते थे, करीब भी आए। टीम सिलेक्शन से ओवरऑल आप मुतमईन रहे? जो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस थी उसके हवाले से भी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल में मैंने जो जितना भी, जारी बात, अब सोशल मीडिया का दौर है, आप जब कोई डिसीजन लेते हो तो पता चल रहा था बहुत पॉजिटिव चीजें आ रही थी सरफराज के हवाले से या हारिस सोहेल के हवाले से, मीर हमजा के हवाले से, काफी लोगों की तरफ से, मतलब एक पॉजिटिव फखर की वजह, फखर का जो डिसीजन, तो ओवरऑल अच्छी पॉजिटिव चीजें। अब वही वाली बात है, क्या रे को तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और मजा आया इन लड़कों के साथ। 1-to-1 कम्युनिकेशन की हमेशा जो मैं बात करता रहा हूँ, तो उस हवाले से लड़कों के साथ बड़ा मजा आया और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। तो यही वो चीज़ें होती हैं जो इंसान चाहता है। बिल्कुल। और लाला, खास तौर से सरफराज तो एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुए माशाल्लाह। एवरीवन इज सो हैप्पी फॉर हिम। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है सरफराज ने। लाला, हमारे साथ आप रहिएगा, हम इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद एक बार फिर से वापस आएंगे। शाहिद खान आफरीदी आज हमारे बस हाथ लग गए, इसलिए हमने उनको, लाला ने खुद बताया कि वो अभी सिंध से अपनी रिलीफ एक्टिविटी से वापस आए। हमने कहा जी आज ज़रा तफसील से इनके साथ बात की जाए कि अब जब उनको ज़रा थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिली है आफ्टर दीज जिम्मेदारियाँ, तो फिर क्या सोच है, क्या है हाइंडसाइट में, क्या देख रहे हैं, आगे क्या नज़र आ रहा है। इस वक्त हमें बढ़ना है ब्रेक की जाने। मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग गेम सेट मैच। वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। योर होस्ट अदील इज हियर विद यू और आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खान आफरीदी, जिनके बारे में ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि इंटरिम चीफ सेलेक्टर, हेड ऑफ सिलेक्शन कमेटी के पोजीशन से अभी हाल ही में वो सुबुकदोश हुए हैं और आज हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। लाला से जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के सीरीज़ में कारकर्दगी के हवाले से और वो मुतमईन नज़र आ रहे थे। ज़ाहिर है इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल लाला जिसकी मैं जाते हुए बात कर रहा था वो सरफराज की शमूलियत थी। आपने कहा कि खिलाड़ियों से आपकी 1-on-1 भी बात हुई थी, तो सरफराज के साथ भी कुछ गुफ्तगू हुई थी उनके सिलेक्शन के ऊपर, और अगर हुई थी तो फिर क्या गुफ्तगू हुई थी, क्या एडवाइस आपने किया था उनको? नहीं, वेल, मेरे ख्याल में सर सैफी जो है वो काफी सीनियर्स काफी अरसे से देख रहा था कि वो बेंच पे बैठा था, प्रॉपर चांस नहीं मिल रहा था। तो हमारी जैसी हमें सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी मिली तो पूरा जो हमारा पैनल है सिलेक्शन का, हम सब एक ही पेज पे थे कि सैफी को हमने खिलाना है, चांस देना है इंशाल्लाह। तो बात होती थी मैचेस पे। जब मुझे पता है कि उनकी कल बैटिंग पे जा रहे हैं तो उससे पहले मेरी हर प्लेयर के साथ इंडिविजुअल बात होती थी, उनको सपोर्ट करता था, बैक करता था और उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता था। बाकी जितने भी प्लेयर्स थे, जो नए प्लेयर्स थे, उनको कॉन्फिडेंस देता था। तो एज ए सिलेक्शन कमेटी मुझे ऐसा लग रहा है कि साथ में कोचिंग भी कर रहा हूँ। तो अच्छा है मेरे ख्याल में एक सीनियर प्लेयर को, और एज ए चीफ सेलेक्टर आप जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं और आप लड़कों को कॉन्फिडेंस देते हैं। मैं समझता हूँ कि हम बड़ों का ये रोल होना चाहिए और आगे भी होना चाहिए इस चीज को। जो भी आए इस जगह पे, सिलेक्शन कमेटी का 1-to-1 प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे नजर नहीं आई थी पास्ट में। और जो भी प्लान हो सिलेक्शन कमेटी के, वो प्लेयर्स के साथ अगर किसी को खिलाना है वो भी बताना चाहिए वजह, और जब ड्रॉप करना है तो वो वजह भी बतानी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अगर किसी को ड्रॉप भी किया, सरफराज को भी अगर वनडे से ड्रॉप भी किया तो उसको वजह भी बताई है और जो प्लेयर खेले उनको भी बताया है। That's amazing। लाला, एक सरफराज के हवाले से एक आखिरी सवाल और पूछूंगा मैं। एक जो फीलिंग डेवलप हुई है वो ये हुई थी कि सरफराज
एक माइंडसेट है, ग्रुप है जो सरफराज को टीम से अलग रखना चाह रहा है। हमने रमीज़ राजा को इन पब्लिक ये कहते हुए सुना है कि जी सरफराज का करियर अब ख़त्म हो गया है, वी नीड टू मूव ऑन, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और ये सारी बातें। बल्कि अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, मेरी ट्विटर टाइमलाइन पे एक नमूदार हो गया था क्लिप जिसमें वो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ बात करते हुए वो काफ़ी गुस्से में आ गए जब उनसे पूछा गया था कि भाई आपने तो सरफराज का करियर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया था कि ख़त्म हो गया है तकरीबन, और वहाँ पे जाके वो रन्स पे रन स्कोर किया जा रहा है, उसने कम बैक 100 और 2 50s जो है वो स्कोर किए हैं। तो लाला कोई रेजिस्टेंस आपको महसूस हुई थी जब आप सरफराज को टीम में ला रहे थे कि नहीं, या टीम में किसी इंपॉर्टेंट बंदे ने बोला हो कि नहीं अब रहने दें, या फिर इट वाज वेरी सिंपल, आप टीम में लेकर आए एंड सरफराज वाज देयर? ओह आई थिंक वी हैव लॉस्ट टच विद। बहरहाल वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप है, अगर आप लोग का ट्विटर पे सर्च करें, मुझे मौका मिला तो मैं भी इसको रीट्वीट कर दूंगा। और आज सुबह मेरी नज़र से गुजरा, एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जिनके अपने यूट्यूब चैनल के लिए रमीज़ राजा बात कर रहे थे, और रमीज़ से जब ये सवाल पूछा गया कि सरफराज के बारे में, तो फिर जी लाला हमारे साथ वापस आ गए। और लाला, मैं सरफराज के हवाले से बात कर रहा था कि एक मुझे नहीं पता आपने कितना मेरा सवाल सुना, लेकिन रमीज़ बीच में अभी कल परसों एक यूट्यूबर से बात करते हुए गुस्से में आ गए थे काफ़ी जब सरफराज का वहाँ पे जिक्र किया गया था, बल्कि उन्होंने कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और सवाल पूछे मुझसे। सो कोई आपको कोई रेजिस्टेंस, कोई रुकावट तो फील नहीं हुई थी सरफराज को टीम में वापस लाने के लिए? नहीं, ऐसा कभी ना मैं किसी का प्रेशर लेता हूँ, ना मैं कोई ऐसा काम करता हूँ, ना ऐसी कोई जिम्मेदारी लेता हूँ कि जो मैं कर ना सकूं और मुझे प्रेशराइज किया जाए। ऐसी जॉब मैं पसंद नहीं करता, कभी भी नहीं लूंगा। इसलिए कि जब आप किसी को जिम्मेदारी देते हो तो फिर आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए किसी पे कि वो आपको रिजल्ट निकाल के दे सके। तो आई मीन के मेरे पे ऐसा कभी भी किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं रहा। ज़बरदस्त। साला आप बात करते हैं ज़रा बाबर आजम के हवाले से। नेचुरली आप जब तमाम खिलाड़ियों से आपने बात की होगी, आई एम प्रीटी श्योर बाबर के साथ भी आपने काफ़ी टाइम स्पेंड किया होगा, और आपने मीडिया से भी बात करते हुए नेशनल स्टेडियम में ये बात बोली थी कि बाबर को हमें एज अ कैप्टन भी ग्रूम करना है और उसको मैच्योर करना है। लाला, बाबर की कप्तानी इस वक्त ज़ाहिर है एक प्रेशर में है, और मेरे ख्याल से अब ये कोई सीक्रेट बात नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ पावरफुल सर्कल्स जो हैं वो बाबर से कम एक या दो फॉर्मेट में कप्तानी लेकर किसी और को देना चाहते हैं। पहला सवाल जो मैं बाबर के बारे में पूछूंगा वो ये कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस हवाले से? क्या हमने ओवरलोड कर दिया है बाबर को? क्या वो अच्छा डिसीजन नहीं ले पा रहा है, स्पेशली टेस्ट में जिस तरह की हमने कप्तानी देखी? आपसे इस पे कोई इनपुट लिया गया? अगर लिया गया तो फिर आपका क्या कहना था? देखिए, बाबर जो है वो तकरीबन 2.5-3 साल से पाकिस्तान टीम को लीड कर रहा है। माशाल्लाह एज ए इंडिविजुअल परफॉर्मर बहुत ज़बरदस्त है, टीम को भी लेके चला है वो। और मैं समझता हूँ कि जो भी डिसीजन होते हैं ये जल्दी में ना लिया करें डिसीजंस, थोड़ा सा टाइम ले लिया करें। और टाइम था भी बोर्ड के बाद, जैसे वाइस कप्तान का अनाउंस करना, थोड़ा सा टाइम था, बीच में न्यूजीलैंड के बाद गैप था, फिर PSL आ रहा था, तो वो सारी चीजें जो आपकी मैनेजमेंट के हवाले से चीजें हैं उनको आप बेहतर करते। अभी इस डिसीजन का लेना या उनके क्या फ्यूचर प्लान थे, जो भी फ्यूचर प्लान होते हैं उनको निकाला नहीं जाता। सामने आती हैं चीजें, फिर वो नेगेटिव एक इंप्रेशन पड़ता है। तो जो भी डिसीजन है वो आपके पास काफी टाइम था, जल्दी करने की जरूरत नहीं थी आपके पास। और देखें, बाबर जो है वो, मैं समझता हूं कि हमारी कोशिश यही थी कि बाबर को ऐसे कॉम्बिनेशन दें हम साथ में कि जिससे वो अच्छे और बड़े डिसीजन ले सके। और एक जो आप, क्योंकि अदील आपने जब वर्ल्ड नंबर 1 नंबर 2 बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो आपको कुछ अपनी चीजें आउट ऑफ भी जाके सोचनी होती है, करनी होती है। मैं कभी भी रिजल्ट जो है वो कोई इशू नहीं है, हार जीत होती है जब आप खेलते हो, लेकिन हारने से डरना नहीं चाहिए। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें हार अगर आ गई सामने तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं, एटलीस्ट आपने एक तजुर्बा तो किया। तो बाबर को जो है वो अभी बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है एज अ कैप्टन। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे तीन नाम आ रहे थे सामने कि 3 फॉर्मेट तो 3 कप्तान, वो चीज मीडिया के जरिए पता चला। मुझे नहीं पता कि बोर्ड का आगे फ्यूचर का क्या प्लान है, तो वो डिसीजन के मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि टेस्ट और वनडे के लिए एक कप्तान हो, T20 का अलग कप्तान होना चाहिए। वो कौन है, वो बोर्ड की डिसीजन है, बोर्ड किसको बनाता है। लेकिन 3 फॉर्मेट 3 कप्तान, ये मुझे नहीं समझ आ रही। लाला, बीच में एक और भी बात आ गई थी कि वो अब शान मसूद के हवाले से हम बात करना यहाँ पे भी ज़ाहिर बनता है, बिकॉज ज़ाहिर फिर उस पर
जब ये खबर आई कि जी शान मसूद को वाइस कैप्टन बना दिया गया है, शान मसूद की तो प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं बनती। बाबर ने कुछ ज़राए के थ्रू बड़ी अपनी नाराज़गी का भी इजहार किया कि भाई मैं कप्तान हूँ और आपने नाइब कप्तान मुझसे पूछे बगैर किसी और को बना दिया, कि जो कि उनकी प्लेइंग 11 का भी हिस्सा नहीं बनता था। तो मुझे तो लगता है कि लाला ये शान के साथ कुछ ज़्यादती हो रही है, बिकॉज देखिए शान के करियर के आगाज़ में जो भी हुआ हो, लेकिन अभी जो इसकी वापसी हुई है, अनफॉर्चुनेटली वो रन्स पाकिस्तान के कलर्स में नहीं बना पा रहा, लेकिन उसके लिस्ट ए क्रिकेट में और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, चाहे वो पाकिस्तान में हो या डर्बीशायर के लिए हो, बड़े रन्स उसने बनाए हैं। लैंकाशायर यॉर्कशायर की कप्तानी करने वाला है वो बंदा। आपको लगता है कि ये शान मसूद वाला मैटर काफ़ी मिस हैंडल किया गया? मेरे ख्याल में अनाउंस नहीं करना चाहिए था शान मसूद को, क्योंकि आप देखें, आप जब खुद क्रिकेटर नहीं रह चुके हो और आपके साथ ऑन बोर्ड एज अ चीफ सेलेक्टर और मेरा पैनल आपके साथ क्रिकेटर्स मौजूद हैं, तो एक मशवरा होता है। आई नो कि ये चेयरमैन का डोमेन है क्रिकेट एंड सॉरी कप्तान और वाइस कप्तान, लेकिन एक मशवरा लिया जाता है और वो मशवरा अगर हमसे लिया जाता तो हम भी बिल्कुल बताते, अपनी राय दिखाते, बताते कि हमारे जो शुरू के 2 मैचेस, हमारे 2 प्लान बने हुए थे। अगर शुरू के हम दोनों वनडे जीतेंगे तो वो सेम टीम होगी, एंड देन फिर तीसरे वनडे के अंदर हमने जो बेंच पे लड़के बैठे हुए थे तो उनको चांस देना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो एक हमसे राय ली जाती तो हम बताते उनको, क्योंकि शान जो था वो ना कप्तान की टीम में था शुरू के 2 वनडेज और ना मेरी टीम में था, मेरे सिलेक्शन कमेटी की टीम में हमारा नहीं था। और होता यह अदील के देखिए परफॉर्मेंसेज इंपॉर्टेंट होती हैं, डिसीजन लेते हैं तो पीछे आप डर्बी शहर की परफॉर्मेंस पे तो आपको कप्तान या वाइस कप्तान नहीं बनाया जा सकता ना, आपकी तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस होनी चाहिए और आप बहुत ज्यादा वनडे पाकिस्तान के लिए खेले हुए भी नहीं है। साथ में यह है कि आपके पास सीनियर प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर में जैसे मोहम्मद रिजवान है, शादाब है, मेरे ख्याल में आप होता यह है कि जब आप किसी ऐसे प्लेयर को ले आओ जिसकी परफॉर्मेंसेज या ज्यादा वनडे वो ना खेला हो, आप वाइस कप्तान बना दें, तो जाहिर बात है कि सीनियर प्लेयर दूसरे जो खेलते हैं वो फील करते हैं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसा हो जाता है। और बिठा दिया, देखें हम जब आए तो हमने सरफराज को खिला के, रिजवान एज अ वाइस कैप्टन था, हमने टेस्ट में वो भी बैठ गया था, तो ये जरूरी नहीं है कि वाइस कैप्टन हो बैठ नहीं सकता। सही। चले लाला, बस एक ब्रेक हमें और लेना है और 1-2 और चीज़ों के हवाले से बात करनी है। शाहीन शाह अफरीदी का भी जिक्र करना है और हाउ रेडी वी आर फॉर द वर्ल्ड कप, कुछ महीनों की दूरी पर है, तो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर बात होगी लाला के साथ। अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब, मिलेंगे आपसे उसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग गेम सेट मैच। यस, वेलकम बैक। एक बार फिर से गेम सेट मैच में आपको खुशामदीद कहते हैं। चलें जी, हमारे पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। लाला हमारे साथ मौजूद है इस वक्त और उनसे हम मुख्तलिफ मैटर्स के ऊपर जो पिछले 1-1.5 महीने में पाकिस्तान क्रिकेट में डिस्कशन में रहे हैं उस हवाले से बात करते हैं। हमारे पास एक मुख्तसर सी गुफ्तगू है। शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी फ़िटनेस के हवाले से और अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उनकी अवेलेबिलिटी के हवाले से गुफ्तगू की। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में पहले जाने का इरादा था, बट नाउ ही इज़ नॉट गोइंग। इंजरी की नौयत क्या है बिकॉज PSL अब होने वाला है। शाहीन शाह अफरीदी, रिमेंबर, इज़ द कैप्टन ऑफ लाहौर कलंदर्स, जो कि अपने एजाज़ का दिफा करेंगे। तो आइए सुनते हैं शाहीन शाह अफरीदी को कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के माया नाज फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी मौजूद हैं। शाहीन भाई, बहुत शुक्रिया टाइम देने का, और बड़ी खुशी होती है जब आपको जो हम ग्राउंड में देखते हैं और प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। रिहैब के अमल से गुजरे, रिदम हमने देखा है कि आपका जो है वो स्पीड भी आ रही है, रनअप में भी, तो क्या अब कितनी होप है कि जल्द जो है वो PSL में भी आप एक्शन में दिखाई देंगे? नहीं, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा प्रोसेस जा रहा है और जो मेडिकल पैनल के साथ काम किया काफ़ी अच्छा किया, क्लिफ रोड्रिगेज के साथ, और जो बॉलिंग की लोड था वो भी पूरा हो गया। आई थिंक अभी काफ़ी अच्छा फील करूँ और 100% फील करूँ। शाहीन, टीम मेट्स के साथ जब आप करते हैं प्रैक्टिस, लेकिन आप प्लेइंग 11 में नहीं होते, तो कितना मिस करते हैं? दिल करता है कि ग्राउंड में जाके यार मैं ओवर करूं बस? देखिए जाहिर सी बात है यार, क्रिकेटर मिस करते हैं, बट काफ़ी मुश्किल टाइम था, इजी नहीं था, मैं नहीं कह सकता कि इजी था। काफ़ी सम टाइम तो ऐसे भी होता है कि यार जहन में आता है कि यार बस और नहीं हो सकता, बट अगर आपने कोई चीज़ अचीव करनी है तो उसके लिए जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ती है। तो मेरे यही जहन में था कि वापस खेलना है और अपने आप को फिट करना है। शाहीन, आप लोग माशाल्लाह तीनों जो हैं वो हमारे क्रीम फास्ट बॉलर्स हैं, हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, तीनों
तीनों ही इंजरी का या के बाद दीगरे शिकार हुए हैं। तो क्या समझते हैं कि वर्कलोड को थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत होती है फास्ट बॉलर को, खास तौर पर तीनों फॉर्मेट में अगर वो नहीं मुनासिब समझता तो उसको 2 या 1 फॉर्मेट खिलाया जाए? देखिए, मेरे ख्याल से ये प्लेयर पे भी ज़्यादा डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स अगर आप ज़्यादा लीग और चीज़ों पे ज़्यादा जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपको इंजरी काफ़ी आती है और आप ओवरऑल ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं, आप रेस्ट नहीं करते तो ये आती है। लेकिन ये फास्ट बॉलर के लाइफ के साथ चलती रहती है। बट ऑफ कोर्स अपने आप को आपने मेंटेन करना है और जो आपकी गोल्स है उसको अचीव करने के लिए जाना है। वर्ल्ड कप के फाइनल में आपने ओवर्स नहीं किए थे, थोड़ा सा हो गया था इंजरी का, उसको कितना किया कि शाहीन अंदर होता तो मैच के पासा पलट देता? देखिए, बहुत ही मुश्किल था जब मैंने कैच पकड़ा। वो नहीं था कि मैं बोलूँ कि सख्त डाइव थी या कुछ। जाहिर सी बात 3 महीने मैंने इस लेग को स्ट्रेच नहीं किया था। अगर मैं नमाज भी पढ़ रहा था तो कुर्सी पे ही पढ़ रहा था और फिर एकदम ही कैच ऐसा आया, उसमें ट्विस्ट हो गया। तो उस टाइम तो मुझे एक अजीब से फीलिंग हुई कि वापस नहीं PCL इसका फिर से टूट गया है और मुझे लगा कि अभी बहुत मुश्किल होगा और फिर मैं कोशिश की कि आया, लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात एक बॉल किया। लेकिन मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि फिर 2-3 साल ही चले जाए, उससे अच्छा है मेडिकल जो क्लिफ वगैरह थे उनसे उस टाइम बाद। उस वक्त अगर आप कैच ना पकड़ते, वो वाला कैच होता रहा या इंजरी होती तो आपको श्योर था कि यार मैं जितवाना था मैच? देखिए, अगर कैच नहीं पकड़ता वो तो जाहिर सी बात है, अगर कैच नहीं पकड़ता तो हैरी ब्रोक्स अकेले ही मैच जिता देता। बट आप ऐसा कर नहीं सकते, जाहिर सी बात है आपको उस टाइम अपनी टीम के लिए सोचना पड़ता है सारी चीज़ें। शुक्रिया आफरीदी की गुफ्तगू आपने सुनी है। और शहीनशाह अफरीदी ये कहते हैं कि वर्ल्ड कप में जो आखिरी मैच था, फाइनल मैच था, उसमें कमी अपनी महसूस की है ऑन ग्राउंड जब वो इंजरी का शिकार दोबारा हुए हैं। और इसी के साथ साथ उनका ये कहना था कि PSL में पूरे रिदम के साथ वो वापस दिखाई देंगे। अलाला गुफ्तगू भी आपने सुनी। ज़ाहिर शाहीन पहले सुनने में आ रहा था कि BPL के 3 या 4 मैचेस खेलने जाएंगे एज अ रन अप टू पाकिस्तान सुपर लीग। इंजरी की लाला आपकी क्या, बिकॉज ज़ाहिर मुलाकात रही है अभी कराची में भी शाहीन काफ़ी अर्सा रहे, आपके साथ भी थे। क्या सिचुएशन है, हम एक्सपेक्ट करें शाहीन PSL में नज़र आएंगे या वर्ल्ड कप इस साल आने वाला है उसके लिए सोचा जा सकता है कि नहीं अभी फ़िलहाल मज़ीद आराम दें इनको? नहीं, मजीद तो टाइम नहीं है आराम का, काफी रेस्ट हो गया और बड़े तगड़े तरीके से इसने रिहैब किया है क्योंकि रिहैब करना अदील पेनफुल होता है। मैंने भी अपने लोअर बैक और जब नी की आप रिहैब कर रहा था तो वो बहुत मुश्किल टाइम होता है। 2-3 महीने कंटिन्यू आपको वो उस पेन में से, उस प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। तो जरूरत है इस वक्त हमारी माशाल्लाह से बॉलिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। साथ में जब शाहीन वापस टीम में आएगा तो हमारा कॉम्बिनेशन और ज्यादा स्ट्रांग, हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में हम जब इजाजत दे रहे थे BPL की इसको, एंड देन फिर उससे पहले एज क्योंकि चीफ सेलेक्टर मैंने डॉक्टर्स के साथ ट्रेनर्स के साथ मीटिंग की है और इस हवाले से तो डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा सा टाइम और लेने दें इनको। फिट है लेकिन हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा जो डाइव वगैरह है वो प्रॉपर मार सके। खैर मैं तो उसमें नहीं था कि दोबारा से ये डाइव मारना शुरू कर दे, लेकिन ये था कि इंशाल्लाह वापस जल्दी आएगा। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात फिर होगी और कोशिश होगी कि आपको स्टूडियो में भी बुलाया जाए। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। आई होप आप लोगों ने हमारी आज की गुफ्तगू को एंजॉय किया होगा। बड़ी मुफस्सिल तफसील के साथ बातचीत रही लाला के साथ। एक सवाल मेरा रह गया था जो इंशाल्लाह उनसे अगली बार पूछेंगे, लेकिन खैर एनीवे आपसे होगी मेरी मुलाकात कल एक बार फिर गेम सेट मैच में। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज।